तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था करंट चैप्टर में कि रिडक्शन प्रोसेस से कैसे हम लोग कोई भी सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो सबसे पहले सर्किट में क्या करते हैं, अगर कोई भी गिवन सर्किट है तो सबसे पहले उसमें ढूंढने कि वो सर्किट सीरीज में है या फिर पैरेलल में। तो अगर वो सीरीज और पैरेलल हमको आसानी से दिखाई नहीं देता है तो हम लोग क्या करते हैं, करंट को उसमें फ्लो कराते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ब्रांचेज सीरीज हो रहा है यानी जिसमें करंट सेम जा रहा है, और कौन कौन सा ब्रांचेज है वो पैरेलल हो रहा है जो किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस पे है। ठीक है, पैरेलल कंडीशन को ढूंढने का एक और तरीका ये भी था कि हम देखें कि जो स्प्लिटिंग पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि मान लो कि करंट यहाँ से आया और ये करंट यहाँ पे एक ऐसा दे रखा है, फिर ये एक ऐसा दे रखा है, फिर ये एक ऐसा दे रखा है, अब मान लो कि एक ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो मान लो कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया और ये R4 हो गया। तो ए पॉइंट पे जो क्या हो रहा है, करंट तो स्प्लिट कर रहा है। ये कहाँ कहाँ स्प्लिट कर रहा है तो देखते हैं। हाँ, तो करंट यहाँ पे I करंट है और यहाँ पे कुछ करंट स्प्लिट किया, I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। तो ये I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं और ये I3 मान लेते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि अगर देखने से अगर आपको लग रहा है कि R1, R2 और R3 एक दूसरे के पैरेलल है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं R1, R2 और R3 एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, करंट को फ्लो कराना होगा। तो करंट यहाँ पे I1, I2, I3 स्प्लिट हुआ। अब हमको देखना पड़ेगा कि जो करंट स्प्लिट हुआ है उसका मीटिंग पॉइंट क्या है। तो I1 और I2 का तो मीटिंग पॉइंट यही है, यानी इस पॉइंट पे दोनों आगे मीट कर जा रहा है। यानी जब स्प्लिटिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट पे करंट जो मीट करते हैं, यानी जो स्प्लिट किया हुआ करंट वो मीटिंग पॉइंट पे आके कंबाइन हो जाते हैं। तो स्प्लिटिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। यानी ये R1 और R2 तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, लेकिन I3 जो गया है वो कहाँ पे गया, वो यहाँ पे आके मीट कर रहा है। इसका मीटिंग पॉइंट ये है। तो अब बताओ I3 का मीटिंग पॉइंट ये है और I1 और I2 का मीटिंग पॉइंट ये है, तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? R3 पैरेलल होगा R1 R2 के? नहीं होगा। तो इसी के लिए R3 पैरेलल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको R1 और R2 का काम करना पड़ेगा। तो जब तुम R1 और R2 का काम करोगे पैरेलल में तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब ये जो मान लो कि ये मेरा R डैश आया, अब इस सर्किट को क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो इसकी जगह पर अब क्या कौन सा सर्किट बनाओगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। अब इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट लिखेंगे, मतलब इसको रिड्यूस करेंगे, तो R1 R2 को अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही रखेंगे। तो यहाँ पे R1 R2 के एक रखें तो ये कितना हो गया, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, या फिर ये R डैश हो गया जो कि अभी हमने ये वाला बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, अब इससे अब ये I1 I2 मिलके, तो जो करंट इधर से आया वही करंट इधर जाएगा, यानी ये वाला जो R4 वाला जो रेजिस्टेंस मेरा हो गया वो क्या होगा, सीरीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकला है R3, तो R3 यहाँ पे गया और यहाँ पे क्या होगा, मीट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा ए पोर्शन है, ये मेरा बी पोर्शन है, या ए नोड हो गया, बी नोड हो गया। अब जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा, यानी ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, एक दूसरे के सीरीज में हो जाएगा। ठीक, अब इस सीरीज का काम कर लेंगे। अब देखेंगे ये जो R3 है, अब जो करंट इधर जाएगा, जो करंट मेरा इधर जा रहा है और जो करंट मेरा इधर जा रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे कुछ जा रहा है I1 और यहाँ पे कुछ जा रहा है I2। तो भी ये I1 जाके ये मीट करेगा यहाँ पे, I2 जी के मीट करेगा यहाँ। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल के जो रेजिस्टेंस आएगा वो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो काम कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम अगर समझ में नहीं आया तो पीछे जाइए थोड़ा सा और इसको बैक करके जो हमने बोला उसको फिर से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग ये करंट के हिसाब से भी बता सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस वो पैरेलल में है या कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग अब देखते हैं कि हमने तो देख लिया रिडक्शन मेथड। अब हम लोग इसमें एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है। तो ओपन सर्किट मतलब ऐसा हम लोग अभी पढ़ के आए हुए हैं कि ओपन सर्किट मतलब करंट का फ्लो नहीं करना, यानी सर्किट कहीं ना कहीं उसका स्विच ओपन है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक और तरीके से देखेंगे। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, ठीक सिंपल देखो, शॉर्ट सर्किटिंग मतलब होता है कि सपोज मान लो कि अगर कोई भी करंट कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से जा रहा है, ठीक है,
अगर उस रेजिस्टेंस को हमको नहीं जाना है तो उस रेजिस्टेंस के अबाउट क्या करेंगे, एक बाईपास बना देंगे। तो वो बाईपास जैसे ही बना दिए तो उस रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस मेरा क्या है, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कंडक्टिंग वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, हम लोग जानते हैं लगभग जीरो होता है या नेग्लिजिबल होता है। तो कंडक्टिंग वायर का यूज़ करके ही हम लोग किसी दो पॉइंट को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। तो 2 पॉइंट्स या 2 टर्मिनल वो शॉर्ट सर्किट कहलाते हैं जब उस दोनों टर्मिनल को हम एक डायरेक्ट वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना, यानी उस 2 पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर देना, तो जीरो कर देना। ठीक, अब हमने 2 चीज़ बताया, दोनों चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब सपोज मान लो कि ये पहले से रेजिस्टेंस दे रखा है। अब इस पहले से रेजिस्टेंस में मान लो कि आई करंट जा रहा था, ये इधर का, अभी इसको भूल जाओ, ये वाला नहीं था। जब ये इधर जा रहा था तो उस कंडीशन पे तुम देखो कि I1 करंट इधर जा रहा था। अब हमको आर में करंट को नहीं लेना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट से हमने वायर को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही वायर को कनेक्ट किया तो वायर में रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो जैसे ही वायर का रेजिस्टेंस जीरो होगा तो जो करंट जो जाएगा वो जीरो रेजिस्टेंस वाले पाथ से जाता है, वो इस रेजिस्टेंस में अब नहीं फंसेगा। तो जैसे ही जीरो वाले रेजिस्टेंस से जाएगा तो मेरा ये जो रेजिस्टेंस होगा वो बाईपास हो जाएगा और ये करंट डायरेक्ट यहाँ इस एंड पे पहुँच जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर तुम आर इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो वो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अब काम में आ ही नहीं रहा है। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो जिस रेजिस्टेंस से करंट जाता है उस सारे जिस रेजिस्टेंस से करंट जाता है उस रेजिस्टेंस का ही हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो क्योंकि अब इस रेजिस्टेंस से तो करंट जा ही नहीं रहा है तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तुम देख भी सकते हो कि ये जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है और इसका रेजिस्टेंस है। तो मान लो कि अगर तुम ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे होगा, तुम फार्मूला से भी इसको प्रूफ कर सकते हो। तो मान लो कि इधर से एक छोटा सा रेजिस्टेंस, मान लो कि छोटा सा करंट इधर जा रहा है, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर पैरेलल का काम करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना लिखोगे, तो आर इंटू जीरो डिवाइडेड बाई आर प्लस जीरो। देख लो ऐसे भी तुम्हारा क्या हो गया, तो जीरो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग कंडक्टिंग वायर किसी भी दो पॉइंट के अबाउट जोड़ते हैं ना, तो सारा करंट उसी कंडक्टिंग वायर से फ्लो करता है। या फिर हम दूसरे शब्द में ये भी बोलेंगे कि कंडक्टिंग वायर जिस भी रेजिस्टेंस पे लाएंगे करंट उस रेजिस्टेंस को बाईपास कर देगा, यानी इसमें जाएगा ही नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे लगा दिए हैं कंडक्टिंग वायर, तो इसको बाईपास करके डायरेक्ट करंट इधर से उधर फ्लो कर जाएगा। तो आई होप ये शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब समझ में आया होगा। सिंपली इसको नॉर्मली भाषा में ये भी बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग करने का मतलब सारा करंट एक वायर से पास करने लगता है। ठीक है तो वहीं हमने लिखा है कि इन दिस कंडीशन नो करंट विल पास थ्रू रजिस्टर, कोई भी करंट रजिस्टर से पास नहीं करेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके। तो मान लिया कि एक छोटा सा क्या है मेरा, ये दे रखा है। तो मान लो कि अगर इसमें सोचते हैं कि ये अभी नहीं लगा हुआ है, सपोज मान लो ये नहीं लगा हुआ है, तब इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। तो जाहिर सी बात है इसमें बैटरी एम और एन के बैटरी जोड़ देंगे, तो बैटरी जोड़ेंगे तो जो करंट इधर जाएगा वहीं इधर जाएगा, वहीं इधर जाएगा, वहीं इधर जाएगा, वहीं इधर जाएगा, और ये करंट आगे चल के मेरा काम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी 4R, क्योंकि ये सारा सीरीज में है। तो अभी इनिशियली क्या है, इसका 4R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर सपोज मान लो कि यहाँ से हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से कंडक्टिंग वायर, या फिर यहाँ से नहीं कनेक्ट किया, मान लो कि दो रेजिस्टेंस को करना है बाईपास, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो जो भी करंट आएगा, अब ये करंट इधर नहीं जाएगा, जो भी करंट आएगा फटाक से क्या हो जाएगा, इधर जाएगा। अब जैसे ही इधर आ गया, अब इसके पास ऐसे ऐसे चल जाएगा। तो जो करंट जा रहा है रेजिस्टेंस में वो कौन सा रेजिस्टेंस है, तो ये दो रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यानी ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ना, इसको क्या कर दिया हमने, बाईपास कर दिया, यानी इसमें अब करंट नहीं जाएगा। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओपन सर्किट का। तो ओपन सर्किट मतलब क्या होता है, स्विच ओपन होना। तो स्विच ओपन होने का मतलब क्या है कि कोई दो पॉइंट है या दो टर्मिनल है ना, उसके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, या तो रेजिस्टेंस से या फिर कंडक्टिंग वायर, कोई भी क्या है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर रेजिस्टेंस भी होता तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता, तो उसमें कुछ ना कुछ करंट जाता। तो एक तरीका तो ये हुआ कि दो ओपन वायर ओपन सर्किट है, मतलब स्विच ओपन है। दूसरा शब्द ये भी बोल सकते हैं, मान लो कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो एक तो ये हो गया कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है,
तो जब कोई कनेक्शन नहीं है तो क्या हो गया, ओपन हो गया। या फिर ऐसा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में लगा देंगे तो वो भी क्या करेगा, उधर से भी करंट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा जीरो। यानी ये भी मेरा कंडीशन जो होगा वो ओपन सर्किट का कंडीशन होगा। जनरली आपको समझ में आना है, ओपन सर्किट जब भी बोलेगा तो दो एंड के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। अगर डायरेक्ट कनेक्शन होगा भी रेजिस्टेंस का तो वो रेजिस्टेंस बहुत बहुत लार्ज होगा, जिसमें करंट क्या होगा, नेग्लिजिबली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वहीं हमने लिखा है 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी इन ओपन सर्किट या ओपन सर्किटेड व्हेन दे आर नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन देम, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन उसके बीच में नहीं होता है। तो यहाँ ए और बी जो है वो क्या कह सकते हैं, तो ओपन सर्किट बोल सकते हैं। तो इसका कंडीशन ये भी हो गया। या फिर रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग रेजिस्टेंस, नॉन कंडक्टिंग वायर को यहाँ पे लाके जोड़ दिए हैं, तभी वो रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट हो गया और वो कैसा बिहेव करने लगेगा, तो ओपन सर्किट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सर्किट। ठीक है, अब ये हम बता दिया है कि ओपन सर्किट की देखो, मान लो कि ये बैटरी लगा दिया, ये मेरा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। तो यहाँ पे करंट अगर है तो ये सर्किट क्या है, ओपन है। ये भी सर्किट क्या है, ओपन है। ये भी ओपन है। यहाँ से अगर करंट जाएगा R1 R2 R3 R4 से, लेकिन यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस भी मानेंगे तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अटैच करते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, चलिए अब नया क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इस पर। चलिए, तो हमने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के कंसेप्ट के बारे में जान लिया। अब इससे मिलते जुलते, शॉर्ट सर्किट से मिलते जुलते एक और नया कंसेप्ट समझते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होते हैं, तो मान लो कि अगर सपोज मान लो कि दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट कोई सर्किट में है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट कब कहलाएंगे, जब पोटेंशियल एट ए इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट बी। ठीक है, तो जब पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी हो जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं। और इस दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखते हैं। तो वहीं हमने लिखा है व्हेन पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज सेम आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो उस दोनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। जैसे मान लें कि ए और बी हमने दिखा दिया, तो ए और बी इक्विपोटेंशियल पे है, तो दोनों बी ए माइनस बी बी क्या होगा, जीरो। अब मान लो कि अगर बी ए माइनस बी बी को जीरो हो रहा है, तो और बी बी में कनेक्शन है, तो इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्या होगा कि मान लो कि एक तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ कोई करंट ही नहीं जाए, तो करंट ही नहीं जाएगा तो भी इक्वल टू आई आर, तो करंट जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, क्योंकि हम अगर देखें तो भी जो होता है, डेल भी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो आई इंटू आर होता है और ये जीरो करना है। तो ये जीरो दो कंडीशन में हो सकता है, तो इधर करंट इज जीरो, और तो जब करंट जीरो होगा तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, आर इज नॉट जीरो। दूसरा, अगर मान लो कि करंट ही रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि करंट जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन दोनों कंडीशन में अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, समझ में आई बात। दोनों आई भी जीरो हो सकता है, आर भी जीरो हो सकता है, वो अलग बात है। ठीक, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन मान लो कि उसमें जो वायर यूज कर रहे हैं उसका वायर का रेजिस्टेंस जीरो है। तो जब वायर का रेजिस्टेंस जीरो हुआ, लेकिन वायर का रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि उस वायर से करंट नहीं फ्लो करेगा, उस वायर से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को जीरो लिया लेकिन करंट जीरो नहीं लिया, तब भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिखाया है कि मान लो कि ये कॉम्बिनेशन है और ये भी एक कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट को हमने एक डायरेक्ट वायर से जोड़ा है। अब हमने अभी देखा है कि डायरेक्ट वायर जो होता है वो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल, यानी रेजिस्टेंस होगा वो जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एट ए जो हुआ है वो क्या है, पोटेंशियल एट बी है, यानी बी ए माइनस बी बी करेंगे कि क्योंकि आर जीरो है तो बी ए माइनस बी बी अगर हम लोग देखेंगे तो क्योंकि आर जीरो है तो इसमें अगर करंट आई है तो आई इंटू जीरो लिखेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी इससे कोई भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो ए है और पोटेंशियल बी है वो दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, यानी अब कोई भी एक गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कोई दो पॉइंट के बीच में अगर डायरेक्ट वायर जोड़ देते हैं
तो जिस भी पॉइंट पे वायर जोड़ेंगे वो दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल बन जाता है। और जब ऐसा होगा तो वो दोनों पॉइंट को पकड़ के क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। ये दोनों पॉइंट को पकड़ के अटैच कर देंगे और एक पॉइंट बना देंगे। तो यहाँ पे हमने वहीं लिखा हुआ है, या 2 points A and B are connected by conducting wire R equals to 0. In this case is called शॉर्ट सर्किटिंग, जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा लिया है। अब जब ऐसा होगा ना, तो क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो इस वाले सेक्शन को उठा के इस वाले सेक्शन पर डाल देंगे। मतलब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन को उठा के एक ये पोटेंशियल और बी पॉइंट, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट को क्या कर दिया, कॉमन पॉइंट बना दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो ये कब, जब R 0 था। एक कंडीशन ऐसा भी अराइज किया जा सकता है जिसमें रेजिस्टेंस तो है लेकिन करंट ही नहीं जा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है लेकिन इस रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं जा रहा। तो जब इस रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं जा रहा है तो बताओ ये कैसा कंडीशन हो गया। तो मान लो कि यहाँ से कुछ और रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ और रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, और इधर से करंट आई आ रहा है, इधर भी करंट आई आ रहा है, और ये करंट गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे सपोज मान लिया कि एक वायर लगा दिया ऐसे। अब जैसे ही वायर लगा दिया तो क्या होगा, क्या करंट इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो है। तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वहीं पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। मतलब ए और बी पहले से अगर ले रखा है तो बी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हमने पहले भी देख रहा था कंडक्टिंग वायर का पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होता है। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस हम लोग जीरो मानते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब नहीं है कि इसमें करंट नहीं दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा लेकिन पोटेंशियल दोनों का सेम ही होगा। तो जो भी करंट इधर से आया हो वो सारा बाईपास हो गया, इस रेजिस्टेंस को बाईपास कर दिया, यानी रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं दौड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस जिस भी टर्मिनल से अटैच्ड है वो दोनों टर्मिनल एक दूसरे के इक्विपोटेंशियल पे होंगे। तो वही हमने लिखा हुआ, इफ़ यू कनेक्ट एनी टू पॉइंट बाई ए फाइनाइट रेजिस्टेंस एंड फाइंड नो, अगर इसमें कोई भी करंट नहीं जाता है तो वो दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकाल के, यानी इक्विपोटेंशियल का वैल्यू निकाल के क्या कर सकते हैं हम, इस दोनों ए और बी को फिर से क्या करते हैं, अटैच कर सकते हैं, यानी ए को मिला देंगे बी में, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट इन द गिवन सर्किट। जब इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता है तो हम लोग क्या, या इक्विपोटेंशियल होता है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। उसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक करंट जीरो करके और एक रेजिस्टेंस जीरो करके। ठीक है, जब करंट जीरो होगा तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट जीरो नहीं होगा। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लें कि ये वाला, अगर सपोज इसमें पहले मैं इरेज कर देता हूँ, मान लो कि मैंने इरेज कर दिया। अगर सपोज ए और बी के बीच में हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर से करंट जाएगा, आर से करंट जाएगा और ऐसे होते हुए ये आर होते हुए, ये आर होते हुए, ये आर होते हुए, ये आर होते हुए निकले हुए, यानी कितना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो गया, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, क्योंकि सेम ही करंट पास कर रहा था। इनिशियली क्या हो जाएगा, 4R मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन जैसे ही हम सी और डी को कनेक्ट कर दिए, तो जैसे ही सी और डी को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों आर को क्या कर रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो भी करंट आएगा, अभी ये जीरो रेजिस्टेंस वाला है तो सारा करंट इधर से भाग जाएगा। तो जब सारा करंट इधर से भाग जाएगा तो ये सी और डी को क्या कर देंगे, दोनों को एक दूसरे पे लाके टच कर, मतलब मीट करा देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये इधर गया और ये इधर गया और सी और डी दोनों एक ही पॉइंट में आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी करंट जाएगा, ये इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, यानी जो भी करंट इधर आया यानी वो सीधे बाईपास हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी करंट जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में काउंट होगा वो ये रेजिस्टेंस काउंट होगा और ये रेजिस्टेंस काउंट होगा, मतलब ये वाला और ये वाला। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R प्लस R 2R हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, और सी और डी को क्या बना दिया, इक्विपोटेंशियल पॉइंट बना दिया। एज फॉर एग्जाम्पल, तो यानी बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, भी टी हो गया इस वाले केस में। इस वाले केस में अगर हम लोग बनाए तो क्या होगा, तुम लोग सोचो खुद से। तो देखिए यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ए है, तो अभी एक वायर से जोड़ दिया, यानी ये भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए वाला पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या है, बी है, यानी ये भी पोटेंशियल क्या होगा, बी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर है, यानी इसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, जो अभी हमने डिस्कस करा। तो अब बताओ, तो अब हम यहाँ पे दो पॉइंट बना देते हैं, ए पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं बी पॉइंट।
और ए पॉइंट देखो, ये 3 ओम रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। ये 6 ओम किसके बीच में है, तो वो भी ए और बी के बीच में। और ये 2 ओम किसके बीच में है, तो ये भी ए और बी के बीच में। यानी अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरा 3 ओम का हो गया, ये मेरा हो गया 6 ओम का, और ये मेरा हो गया 2 ओम का। तो देखो ये तीनों ए और बी के बीच में हो गया। तो ये कैसे दिखाई दे रहा था, एक दूसरे के पैरेलल। यानी इसका आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा 1/r इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/2 + 1/6। यानी ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो कितना हो गया, 6/6 यानी 1। यानी आर इक्विवेलेंट जो हो गया वो कितना हो गया, इस सर्किट का 1 हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो है ओके, चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्या है, ये दोनों स्ट्रेट वायर है। अब देखो ये वाला जो सिंबल होगा ना, ये वाला, इसका मतलब होता है कि ये ऊपर से जा रहा है, इसको टच करते हुए नहीं जा रहा है, इसको ऊपर से होके जा रहा है। तो अब देखो कि ये ए पॉइंट पे है ये रेजिस्टेंस, अब यहाँ से स्ट्रेट वायर निकल दिया, यानी ये जो ए पॉइंट पे है तो ये भी मेरा ए पॉइंट बन जाएगा। ये अगर बी पॉइंट पे है तो ये भी एक स्ट्रेट वायर ही है, ऊपर से गया है, तो ये भी मेरा बी पॉइंट बन गया। अब बताइए ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी में है, और ये वाला रेजिस्टेंस में क्या है, ए और बी में हो गया। तो अगर इसको हम लोग फिर से रीड्रॉ करें तो यही वाला ऑप्शन होगा। यानी ये ए हो गया, और ये बी हो गया, ये आर हो गया, और ये, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो r/2। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक हम आज इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ और उस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।